आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ निशा। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। जनप्रतिनिधि का अपमान या लोकतंत्र पर हमला, सरपंच को जूते चप्पल से मारने की धमकी पर बवाल, प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर न्याय की मांग। राजनांदगांव में ऊंची इमारत पर धुएं का साया, चौथी मंजिल पर लगी आग से मचा हड़कंप, अंशदीप इलेक्ट्रॉनिक्स आग की चपेट में। नेशनल हाईवे के पास बस डिपो में आग का तांडव, सिटी बस समेत 5 बसें जली, आग से मचा हड़कंप, मची अफरा तफरी। छत्तीसगढ़ के 6 खिलाड़ी भारत टीम में चयनित, राजनांदगांव के खिलाड़ी जाएंगे सर्बिया, स्कूल बास्केटबॉल टीम में छत्तीसगढ़ का दबदबा। ऊर्जा क्रांति का नया केंद्र, छतों से बन रही बिजली, सोलर हब बना राजनांदगांव, हर घर सोलर हर घर बचत। राजनांदगांव के नेशनल हाईवे के किनारे बर्फानी आश्रम के पास स्थित दादरी बस डिपो में उस समय अफरा तफरी फैल गई जब वहां खड़ी बसों में अचानक भीषण आग भड़क उठी। देखते देखते आग ने कई बसों को अपनी चपेट में ले लिया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक इस हादसे की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही मिनटों में डिपो में खड़ी 5 बसें उसकी चपेट में आ गई और पूरी तरह जलकर खाक हो गई। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का अभियान शुरू किया गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। राहत की बात यह रही कि आसपास के रिहायशी इलाकों तक नहीं पहुंच पाई, वरना बड़ा नुकसान हो सकता था। जानकारी के मुताबिक जिन बसों में आग लगी उनमें एक नगर निगम की सिटी बस भी शामिल बताई जा रही है। इसको लेकर यह सवाल उठने लगे हैं कि सरकारी बस डिपो में किस परिस्थिति में खड़ी थी और क्या इसके संचालन एवं पार्किंग व्यवस्था में लापरवाही हुई है। फिलहाल पुलिस और संबंधित विभाग ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रशासन का कहना है कि आग लगने के वास्तविक कारणों की पुष्टि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगी। कई दिनों से फायर सेफ्टी के बारे में हम आपको खबरें दिखा रहे हैं। आज भी एक ऐसी हानि हुई, अंशदीप इलेक्ट्रॉनिक्स में ऊपर सोलर पैनल में आग लगी। उसके जस्ट बाद एक और खबर आई कि हाईवे में एक बस डिपो में दादा ट्रेवल्स का बस डिपो है, उसमें एक 4 बसों में शॉर्ट सर्किट की वजह से अचानक आग लग गया। आप देख सकते हैं दमकल की गाड़ियां पहुंच चुकी है, आग पर काबू किया जा रहा है, लेकिन आग जो है बस जो है पीछे की ओर खड़ी हुई है, जिससे घरों में भी आग जाने की संभावना है। बहुत तेजी से बुझाया जा रहा है, लेकिन फिर भी बड़ा सवाल यह है कि बड़े इलेक्ट्रॉनिक शोरूमों में सेफ्टी रीजंस, फायर सेफ्टी के लिए कुछ भी नहीं लगाया जाता, वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है। चलो ये खुली जगह है, बस में आग लग गई, शॉर्ट सर्किट वो अलग चीज़ है, लेकिन अस्पतालों में, शोरूम में फायर सेफ्टी के लिए क्यों नहीं लगाया जाता, ये एक बहुत बड़ा रीजन है। आगे बने रहिए, और भी खबरें हम आपको दिखाएंगे और भी ऐसी ऐसी तस्वीरें दिखाएंगे बसों का। बने रहिए हमारे साथ, इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात। राजनांदगांव के इंदामारा गांव में ग्राम सभा की बैठक अब विवाद का केंद्र बन गई है। गांव के चुने हुए सरपंच को सार्वजनिक रूप से जूते चप्पल से मारने की कथित धमकी दिए जाने के बाद माहौल गर्मा गया है। ग्रामीण इसे सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे पंचायत तंत्र और लोकतांत्रिक व्यवस्था के सम्मान का मुद्दा बता रहे हैं। जानकारी के मुताबिक ग्राम सभा की बैठक के दौरान किसी मुद्दे पर हुई बहस ने अचानक तीखा रूप ले लिया। आरोप है कि इसी दौरान सरपंच योगेश यादव के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया और उन्हें जूते चप्पल से मारने की धमकी दी गई। घटना के बाद गांव में चर्चा और नाराजगी का दौर शुरू हो गया है। ग्रामीणों का कहना है कि सरपंच जनता के मतों से चुना गया प्रतिनिधि होता है, ऐसे में सार्वजनिक मंच पर इस तरह की धमकी न केवल व्यक्ति विशेष का अपमान है बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों और पंचायत की गरिमा को भी ठेस पहुंचाती है। लोगों ने कहा कि असहमति और शिकायतों के लिए कानूनी रास्ते मौजूद है, लेकिन धमकी और अभद्र भाषा किसी भी हाल में स्वीकार्य नहीं हो सकती। घटना से नाराज ग्रामीण अब प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर दोषी व्यक्ति पर समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो वे सामूहिक रूप से प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर न्याय की मांग करेंगे। चुनाव होता है और चुनाव होने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में सरपंच और पंच जैसे जिम्मेदार नागरिकों को लोग अपने मताधिकार का उपयोग करके उन्हें उन कुर्सी पर बैठाते हैं और उम्मीद जताते हैं कि वो उस गांव के विकास को लेकर के आगे काम करेंगे।
नमस्कार, मैं हूं सौरभ ताम्रकार। आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। अभी इस वक्त मैं जिस जगह पर मौजूद हूं वो राजनांदगांव से महज 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम इंदामारा है। और इंदामारा में एक ऐसी घटना सामने में आई है जहां पर जो अभी लगभग 14 महीने से सरपंच की कुर्सी पर बैठे हुए सरपंच है, उन्हें चप्पल जूते से मारने की घटना सामने में आई है। धमकियां मिली है। क्या कुछ मामला है, किस वजह से सरपंच के ऊपर इस तरीके का अभद्र व्यवहार किया जा रहा है या बात की जा रही है, आप आसपास देख पा रहे होंगे। तमाम यहाँ की जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, यहाँ की जो भी ग्रामीण हैं, वो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और अपना आक्रोश जता रहे हैं कि आखिरकार सरपंच जो है वो भली भांति सभी के मताधिकार का उपयोग करके यहाँ पर निर्वाचित हुए हैं, यहाँ पर आए हुए हैं। अभी हमारे साथ में सरपंच भी मौजूद है। क्या कुछ घटना हुई थी सरपंच जी? 5 जून 2026 पिछले शुक्रवार को विशेष ग्राम सभा का आयोजन था पर्यावरण दिवस के अवसर पर। वहाँ पे एजेंडा था जो ऊपर से आया था जिला पंचायत से कि हमारे जो विषय था उसको पढ़ना था एजेंडा को। उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह होना था, उसके बाद पौधारोपण और साफ सफाई का ये कार्यक्रम होना था। लेकिन कुछ लोग अपने व्यक्तिगत हितों, जो कि वो जो मैटर था वो ग्राम सभा की भी नहीं था, वो या उनका पर्सनल था और कानून के मुताबिक उनका जो मैटर था वो सही भी नहीं था, उसको लेकर बवाल करने लगे। मैं बोला कि जो एजेंडा मुख्य एजेंडा है उस पर पहले बात करते हैं, लेकिन वो लोग सब्र नहीं किए और चप्पल जूता से मारने की धमकी दे गए। इसमें धरने पकड़ने की बात भी हुई उसी मंच पर? हाँ, उसी मंच पर पीछे पकड़ने के लिए भी आ गए थे। और जब मैंने बोला कि मर्यादित भाषा में आप लोग बात करेंगे तो ही मैं चर्चा में बैठूंगा, ऐसे धमकी वमकी दोगे तो मैं यहाँ पे नहीं बैठने वाला, तो मैं अपना कार्यक्रम करूंगा फिर जो भी है। तो ऐसे बोलकर फिर गाली गलौज देने लगे। तो मैं सचिव को बोला, मैडम आगे के कार्यक्रम है जो पौधारोपण उसको करते करके फिर पंचायत में आ गए मैं जो भी पौधा लेने के लिए। लेकिन इसी दौरान लोग मीडिया बुलाकर मनगढ़ंत और बेबुनियाद आरोप तरह तरह के वो लोग आरोप लगाने लगे, जो कि सरासर गलत है। आरोप और प्रत्यारोप एक जिम्मेदार पद पर बैठने के बाद लगना अमूमन लाजमी है, लेकिन एक जिम्मेदारी पूर्वक काम करने वाले के ऊपर जब आरोप लगता है तो इसी तरीके का एक नज़ारा होता है कि पूरे के पूरे गांव, पूरे जो ग्रामीण है उनके पक्ष में, उनके फेवर पर आकर के खड़े हो जाते हैं और उनका साथ देने के लिए सहमति जताते हैं। काका जी, कैसा है काम इनका? काम तो ठीक है सर। काम ठीक है। हाँ। तो क्यों इनको चप्पल जूता मारने की धमकी मिली है? ये बोला मैं नहीं जान सकता सर। ये इन लोग तो पूरे खरकटान को बनवाए हैं, मसान घाट को बनवाए, नाला नल बोल रहे? काम बहुत फास्ट से किया है, मैं देखा हूँ इसका काम को, और अपने जिम्मेदारी के साथ अकेला खड़ा होकर काम करवाता है। 14 महीने बस हुए? 14 महीना बस हुआ है, लेकिन बहुत फास्ट से काम करवा रहे हैं आदमी। ये जितने भी आप यहाँ पर विकास के कार्य देखे हैं वो पहले देखने को मिले थे? पहले देखने को नहीं मिला है। इतना फास्ट में जो काम किया है ना ये लड़का, ये पहली बार मेरे को देखने को मिला है। तो जो धमकियां मिल रही है उसका क्या कारण? उसका कारण तो मेरे को मालूम नहीं था, लेकिन मैं सुना हूँ कि उसको धमकियां मिला है, उल्टा सीधा बात कर रहे हैं लोगों ने, ऐसे करके सुना हूँ मैं। लेकिन सर्वसम्मति से जो चुन करके आते हैं और उन्हीं के ऊपर जब दबाव बनता है, बेबुनियाद दबाव बनाए जाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं प्रशासनिक स्तर पर एक सवालिया निशान खड़े करता है कि आखिरकार जो जिम्मेदार व्यक्ति अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं और उनके फेवर के लिए, उनके पक्ष के लिए पूरा ग्रामीण एकजुट हो जाता है, उसके बाद भी उसकी जान माल पर बातें आ बैठती है। अब उनकी सुरक्षा के ऊपर बातें उठ रही है। काम करवाए है सरपंच? हाँ करवाए है। हाँ। कब से आए सरपंच बन के? ठीक ठाक काम है? हाँ ठीक है। तो आप कब आए हो यहाँ? सहयोग में। सहयोग में आए हो? हाँ। समर्थन करते हो? हाँ। तो जो धमकी मिले है वो गलत है सही है? गलत है, धमकी मिले थे। गलत है? हाँ गलत। कहाँ चाहते हो, काम करते हो? हम सही काम कराते हैं और सही रहा है, वो यही रहे, यही सरपंच रहा है। अम्मा कैसे काम ठीक है? ठीक है। कहाँ का काम करवाए? ठीक है, समझ लिए, ठीक है। अच्छा। हाँ, बहुत काम करा। देखिए, कहीं ना कहीं ये काफी गंभीर विषय है और इस गंभीर विषय पर जिला प्रशासन साथ में पुलिस विभाग को भी सोचना होगा कि आखिरकार जब कोई जिम्मेदारी पूर्वक अपने कार्यों का निर्वहन करते हैं, अपने कार्यों को निभाते हैं, तो उनकी जब जिम्मेदारी पर बातें उठती है, सवाल उठते हैं, तो आखिरकार उनकी सुरक्षा देना भी प्रशासन की जिम्मेदारी महत्वपूर्ण मानी जाती है।
देश प्रदेश की अन्य खबरों को लेकर के देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। इस खबर पर फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। शहर के व्यस्त व्यवसायिक इलाके में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब अंशदीप इलेक्ट्रॉनिक्स की चौथी मंजिल से अचानक धुआं उठता दिखाई दिया। कुछ ही पलों में यह धुआं आग की लपटों में बदल गया और पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक शुरुआत में हल्का धुआं नजर आया, लेकिन देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और ऊपरी मंजिल को अपनी चपेट में ले लिया। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत इसकी सूचना दमकल विभाग को दी, जिसके बाद राहत और बचाव टीम मौके पर पहुंची। दमकल विभाग के साथ साथ एविस कंपनी की फायर सेफ्टी टीम भी मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने में जुट गई। वहीं पुलिस बल ने इलाके को घेरकर भीड़ को नियंत्रित किया और सुरक्षा व्यवस्था संभाली। आग लगने का कारण अभी तक साफ नहीं हो सका है, लेकिन प्रारंभिक तौर पर माना जा रहा है कि चौथी मंजिल पर शुरू हुई यह आग तेजी से फैली, जिससे इमारत में घना धुआं भर गया। फिलहाल दमकल कर्मी लगातार आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं और हालात पर काबू पाने की जद्दोजहद जारी है। नुकसान का आकलन अभी बाकी है, लेकिन आग की तीव्रता को देखते हुए नुकसान की आशंका जताई जा रही है। राजनांदगांव के भदौरिया चौक से जाने वाले महामाया चौक के रोड में स्थित एक अंशदीप इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान के चौथे फ्लोर पर चौथी मंजिल पर आगजनी की घटना सामने में आई है। इस आगजनी की घटना के बाद स्थानीय लोगों में हड़कंप सा मच गया है। तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे, तमाम यहाँ पर लोग जो हैं वो इस नज़ारे को देख रहे हैं। ये घटना अभी का नहीं, तकरीबन आधे घंटे पहले का बताया जा रहा है। साथ ही साथ जिला के दमकल की टीम जो है, होमगार्ड की जो टीम है वो यहाँ मौके पर मौजूद है। साथ ही साथ एबीस की जो दमकल की गाड़ियां हैं वो भी यहाँ पर आग बुझाने के लिए यहाँ पर मौजूदा रूप में आई हुई है। आपको दिखाना चाहेंगे कि तमाम तरीके से पुलिस बल की तैनाती भी यहाँ पर कर दी गई है। घटना जो है वो घटना तकरीबन आधे घंटे पहले का बताया जा रहा है और इसी के साथ में जो छत में सोलर पैनल लगा हुआ था, उस सोलर पैनल पे आगजनी की घटना हुई है, जिसके बाद पूरा छत पर जो है वो आग की लपटें फैल चुकी है। तस्वीरों में अभी भी आप देख पा रहे होंगे कि आग की जो धुएं हैं, आग की जो लपटें हैं वो अभी भी तस्वीरों में दिखाई दे रही है और कहीं ना कहीं यहाँ की व्यवस्थाओं को बनाने के लिए क्षेत्रीय थाना बसंतपुर थाना की टीम भी मौके पर मौजूद है। देखना तो ये होगा कि इस आगजनी की घटना के बाद जब जांच की टीम सामने में आती है तो ये आगजनी का कारण किस रूप में निकल के आता है। राजनांदगांव में स्वर्णकार समाज से जुड़े एक विवाद ने तूल पकड़ लिया है। समाज के पदाधिकारियों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कथित रूप से आपत्तिजनक और अभद्र टिप्पणियां करने वाले 2 व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। दरअसल समाज का आरोप है कि विशेष रूप से व्हाट्सएप समूहों सहित सोशल मीडिया पर लगातार ऐसी टिप्पणियां की जा रही है जिससे समाज की भावनाएं आहत हो रही है, सामाजिक सौहार्द प्रभावित हो रहा है। ज्ञापन में जिक्र किया गया है कि संबंधित व्यक्तियों द्वारा स्वर्णकार समाज के खिलाफ लगातार आपत्तिजनक भाषा का उपयोग किया जा रहा है। समाज के प्रतिनिधियों के अनुसार कई बार समझाइश देने के बावजूद कथित तौर पर ऐसी गतिविधियां बंद नहीं हुई और विवादित टिप्पणियों का सिलसिला जारी रहा। इससे समाज के भीतर रोष और असंतोष का माहौल बन गया है। स्वर्णकार समाज ने यह भी कहा है कि सोशल मीडिया पर इस तरह की बयानबाजी सामाजिक एकता और आपसी भाईचारे को नुकसान पहुंचा सकती है। इसी कारण समाज ने मामले को गंभीर बताते हुए निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कानून के अनुसार कार्रवाई की मांग की है। समाज के पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य किसी प्रकार का विवाद बढ़ाना नहीं बल्कि सामाजिक शांति और सद्भाव बनाए रखना है। एसपी ऑफिस में आने का विषय ऐसा है करके शुभम सोनी और मनीष सोनी द्वारा पूरे समाज को अभद्र टिप्पणी की गई थी व्हाट्सएप में। उसके लिए आज विज्ञापन देने एसपी मैडम को सब पूरा स्वर्णकार समाज इकट्ठा हुआ। सामाजिक ग्रुप में दी गई थी और कल रात को उनको सूचना भी दी गई थी कि आ जाओ भाई, बैठ के सुलह कर लेते, पर वो नहीं माने। बस यही कारण है, इसीलिए पूरा समाज इकट्ठा हुआ है। पूरे समाज को उन्होंने अभद्र भाषा में जो भी कहा वो व्हाट्सएप चैट में पूरा आ जाएगा। पहले की कोई कहा सुनी नहीं, पहले की कोई कहा सुनी नहीं हुई। जहां कभी बिजली की खपत चर्चा में रहती थी, वहीं अब राजनांदगांव बिजली उत्पादन के लिए पहचान बना रहा है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत जिले ने ऐसा मुकाम हासिल किया है जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है। छत्तीसगढ़ का राजनांदगांव अब सिर्फ सांस्कृतिक और कृषि पहचान तक सीमित नहीं है, यह जिला सौर ऊर्जा क्रांति का नया चेहरा बनकर उभरा है। कलेक्टर जितेंद्र यादव के मार्गदर्शन में राजनांदगांव देश में सर्वाधिक सोलर क्षमता वाले जिलों में शामिल हो गया है।
प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत जिले में सोलर ऊर्जा को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला है। अब तक 6,776 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 3,255 घरों में सोलर सिस्टम स्थापित किए जा चुके हैं। खास बात यह है कि 2,218 हितग्राहियों को सब्सिडी का लाभ भी मिल चुका है, जिससे आम लोगों का बिजली खर्च कम होने के साथ पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिला है। राजनांदगांव में अब तक 3,255 घरेलू, 162 व्यावसायिक और 31 पावर प्लांट सोलर कनेक्शन स्थापित किए गए हैं। इन परियोजनाओं के माध्यम से बड़ी मात्रा में स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है। जिले का ढाबा क्षेत्र विशेष आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जहां 160 मेगावाट क्षमता का विशाल सोलर कनेक्शन स्थापित किया गया है। इसे देश के बड़े सोलर इंस्टॉलेशन में गिना जा रहा है। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। क्या आप बाल झड़ने से परेशान हैं? अब अपनाइए प्रकृति की शक्ति, पाइए घने चमकदार बाल और खूबसूरत दमकती त्वचा। प्रकृति का वरदान रुखसाना शाइन हर्बल ब्यूटी कॉम्बो किट, प्राकृतिक जड़ी बूटियों से तैयार। अब पाइए खूबसूरत चमकते बाल और त्वचा। हर्बल गुणों से भरपूर ये कॉम्बो आपके बालों और त्वचा की देखभाल में मदद करता है। अब उपलब्ध Amazon, फ्लिपकार्ट और नीचे दिए गए लिंक पर अभी ऑर्डर करें और हर्बल केयर का अनुभव लें। कहते हैं हर घर नल से जल, लेकिन छुईखदान ब्लॉक के कई गांवों में यह नारा आज भी सिर्फ पोस्टरों और फाइलों में ही बहता नजर आ रहा है। भीषण गर्मी के बीच जब सूरज आग बरसा रहा है, तब केसीजी जिले के ग्रामीण इलाकों में पानी की एक एक बूंद के लिए हाहाकार मचा हुआ है। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन की जमीनी सच मानपुर नाका गाँव में कुछ और ही कहानी बयां कर रहा है, जहाँ पानी की टंकी तो है, लेकिन पानी अब भी सपना है। केसीजी जिले के ग्रामीण इलाकों में जल जीवन मिशन योजना की स्थिति बेहद बदहाल दिखाई दे रही है। कहीं पानी टंकी अधूरी पड़ी है, कहीं पाइपलाइन ही नहीं बिछी, तो कहीं काम शुरू होकर बीच में ही बंद हो गया है। छुईखदान विकासखंड के ग्राम मानपुर नाका से भी कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई है, जहां ग्रामीण भीषण गर्मी और उबलते तापमान के बीच पानी के लिए परेशान है। गाँव में साल 2023 से जल जीवन मिशन के तहत पानी टंकी का निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन आज तक यह योजना पूरी नहीं हो सकी है। ग्रामीणों का आरोप है कि उन्होंने कई बार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से शिकायत की, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। करोड़ों रुपए की लागत से चल रही यह महत्वाकांक्षी योजना मानपुर नाका में अधूरी पड़ी हुई है। अब बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस तरह की अधूरी योजनाओं का जिम्मेदार कौन है और ग्रामीणों को जल जीवन मिशन का वास्तविक लाभ कब तक मिल पाएगा। खैरागढ़ जिले में नशे और अवैध शराब कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत गंडई पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 अलग अलग मामलों में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से कुल 58 पवा देशी मसाला रोमियो शराब और एक मोटरसाइकिल जब्त की है। दरअसल पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि 2 व्यक्ति अवैध शराब का परिवहन कर बिक्री की तैयारी में हैं। सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने घेराबंदी की। इस दौरान विकेश टंडन को मोटरसाइकिल के साथ पकड़ा गया। इसी कार्रवाई में पुरुषोत्तम टंडन के पास से भी शराब बरामद की गई। आपको बता दें, इस दौरान दोनों आरोपी शराब परिवहन से जुड़े किसी भी प्रकार के वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। फिलहाल दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। जिले को तंबाकू मुक्त और मलेरिया मुक्त बनाने के उद्देश्य से प्रशासन ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। इसी कड़ी में कलेक्टर एवं जिला स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह चंद्रवाल ने जिला स्तरीय समीक्षा बैठक में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम, मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान और पल्स पोलियो अभियान की तैयारियों का जायजा लिया। बैठक में कलेक्टर ने सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध के नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने नाबालिगों को तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक और शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री प्रतिबंधित करने संबंधी प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करने पर जोर दिया। साथ ही चयनित ग्राम पंचायतों को जनप्रतिनिधियों, महिला स्वयं सहायता समूहों, शिक्षकों और युवाओं की सक्रिय भागीदारी से आदर्श तंबाकू मुक्त ग्राम के रूप में विकसित करने की बात कही। बैठक में मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के 12वें चरण की तैयारियों की भी समीक्षा की गई। दरअसल प्रशासन का लक्ष्य जन सहभागिता और जागरूकता के माध्यम से जिले को तंबाकू और मलेरिया जैसी गंभीर स्वास्थ्य चुनौतियों से मुक्त बनाना है। खैरागढ़ में 18 साल पुराना बाईपास आज भी पूरा होने का इंतजार कर रहा है। दरअसल 2008 में मंजूरी मिलने के बाद लोगों को उम्मीद थी कि शहर को ट्रैफिक और भारी वाहनों के दबाव से राहत मिलेगी, लेकिन स्थिति अभी भी जस की तस है।
करीब 6 किलोमीटर लंबे इस बाईपास पर करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं। सड़क का बड़ा हिस्सा बन चुका है और 3 में से 2 पुल तैयार भी है, लेकिन आमनेर नदी पर बनने वाला करीब 500 मीटर लंबा पुल अब तक अधूरा है। यही एक पुल पूरी परियोजना को रोककर खड़ा है। 2021 में इस पुल का निर्माण शुरू हुआ था, लेकिन 5 साल बाद भी काम अधूरा है। कई बार टेंडर प्रक्रिया हुई, लेकिन काम की रफ्तार धीमी पड़ी रही। निर्माण समय पर पूरा नहीं हो सका। इसका सीधा असर खैरागढ़ शहर की सड़कों पर दिख रहा है। रोजाना भारी वाहन शहर के बीच से गुजरते हैं, जिससे जाम, शोर और दुर्घटनाओं का खतरा लगातार बना रहता है। लोग कहते हैं कि अगर बाईपास शुरू हो गया होता तो शहर की तस्वीर बदल चुकी होती। एक और चिंता यह भी है कि तैयार सड़क अब धीरे धीरे खराब होने लगी है। कई जगहों पर दरारें और टूट-फूट दिखने लगी है, जिससे लोगों को सरकारी कामकाज की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाने का मौका मिल रहा है। अब सवाल वही पुराना लेकिन अहम है, क्या 500 मीटर का यह अधूरा पुल खैरागढ़ के 18 साल के इंतजार को खत्म करेगा या यह इंतजार अभी और लंबा खींचेगा? इस वक्त हम खैरागढ़ बाईपास में मौजूद हैं। आपको बता दें कि खैरागढ़ बाईपास का निर्माण हुए कई साल बीत चुके हैं और ये जो बाईपास है, इस बाईपास में करीब 3 नदियां हैं और 3 नदियों पर पुल का निर्माण होना था। दो पुलों का तो निर्माण पूरा हो चुका है, लेकिन मेरे पीछे आप जो देख सकते हैं ये आमनेर नदी है और ये आमनेर नदी पर ये जो पुल का निर्माण कार्य चालू है। बता दें कि 2021 से इसका निर्माण कार्य चालू हुआ था और आज लगभग 4.5 साल बीत चुके हैं। इस दौरान मैं बता दूं कि देश में बड़े बड़े जो पुल हैं, देश विदेश में बड़े बड़े पुलों का निर्माण हो गया और बता दूं कि मुंबई जैसे बड़े शहर में अटल सेतु नाम का ब्रिज है जो करीब 22 किलोमीटर लंबा है। वो 22 किलोमीटर लंबा ब्रिज का निर्माण हो गया, लेकिन कुछ 100 मीटर लंबा ये जो पुल है वो आज तक नहीं बन पाया। इसका नतीजा ये है कि खैरागढ़ शहर में लगातार ट्रैफिक का दबाव बढ़ रहा है, लगातार हादसे हो रहे हैं, लोग हादसों में अपनों की जान गंवा रहे हैं या गंभीर रूप से घायल हो रहे हैं। प्रशासन से सवाल है कि एक कैसा पुल है जो 5 सालों में भी प्रशासन के द्वारा अब तक नहीं बन पाया है। जिम्मेदार जनप्रतिनिधि भी इस पर खामोश नजर आते हैं, उनके पास भी कोई जवाब इसको लेकर नहीं है। खैरागढ़ का बाईपास कब शुरू होगा यह भी बड़ा सवाल बना हुआ है। आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। खैरागढ़ से साकेत श्रीवास्तव की रिपोर्ट। विचित्र टाइप का यहाँ पर बाईपास निर्माण हो रहा है जो सांप सीढ़ी के बराबर है और देखेंगे लगातार ये कई वर्षों से निर्माण कार्य सड़क का बाईपास का चल रहा है। लगातार 2-3 पुल बनना था। अभी जो आमनेर नदी के पुल सोनेसर पास जो बन रहा है, लेकिन 2021 से लगातार बनना शुरू हो रहा है। लगभग 5 से 6 वर्ष हो गए उस पुल का निर्माण आज तक नहीं हो पाया। उसका नतीजा क्या हो रहा है कि लगातार शहर के अंदर ट्रैफिक का दबाव बढ़ता जा रहा है, लगातार दुर्घटनाएं घट रही है, लगातार शहर के अंदर और शहर के बाहर कई लोगों की दुर्घटना पर मौत भी हुई है। और पता नहीं, मैं देखा हूँ देश और प्रदेश में कई जगहों पर साल भर 1.5 साल में बड़े बड़े पुल निर्माण हो जाते हैं, लेकिन खैरागढ़ जिले का खैरागढ़ शहर का सोनेसर बाईपास का पुल 5 से 6 साल निर्माण कार्य शुरू होने के बाद भी आज तक निर्माण पूरा नहीं होना, ये सरकार की नाकामी को गिनाता है। यहाँ लगभग 14 से 15 साल हो गए इस निर्माण को चलते हुए, लेकिन समझ में ये नहीं आता कि आज तक पुल का बताते हैं कि सारी चीज़ें बन चुकी हैं, लेकिन पुल के निर्माण की वजह से आवागमन रुका हुआ है और लगातार इसके लिए स्थानीय नागरिक लोग भी लगातार मांग उठाते रहे कि जितना शीघ्र बन सके। नगर में सबसे पहली चीज़ पुल आपको बाईपास ना बन पाने की वजह से शहर के जिला बनने के बाद से ट्रैफिक का दबाव काफ़ी शहर के अंदर बढ़ गया है, जिसको लेकर के कुछ न कुछ घटनाएं हमारे शहर के अंदर में लगातार होती रहती हैं। प्रशासन से हमारा यही अनुरोध है कि इसको और विलंब न करते हुए अतिशीघ्र इसका निर्माण पूर्ण कर आवागमन को चालू किया जाए, जिससे कि नगर में होने वाली घटनाएं, जो ट्रैफिक का जो दबाव है वो खत्म हो सके। राजनांदगांव के रेवाड़ी स्थित सर्वज्ञ राव बास्केटबॉल एकेडमी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि छोटे शहरों की प्रतिभा अब किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मंच से कम नहीं। एकेडमी के 6 होनहार खिलाड़ी भारतीय स्कूल बास्केटबॉल टीम में जगह बनाकर सीधे सर्बिया के ज़राबितोर में होने वाली विश्व स्कूल बास्केटबॉल प्रतियोगिता के लिए रवाना हो चुके हैं। आपको बता दें, यह प्रतियोगिता 13 से 22 जून 2026 तक आयोजित होगी। टीम में अंजनी, रूबी कोनवर, काम्या झा, रेवा कुलकर्णी, हिमांशु सिंह और शुभम सिंह शामिल हैं। इनके साथ छत्तीसगढ़ की दिव्या रंगारी का भी प्रशिक्षण शिविर के लिए चयन हुआ है। ये खिलाड़ी दिल्ली पब्लिक स्कूल, राजनांदगांव, युगांतर पब्लिक स्कूल और सर्वज्ञ राव बास्केटबॉल एकेडमी से जुड़े हुए हैं। हाल ही में इन स्कूलों की टीमों ने CBSE नेशनल बास्केटबॉल प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन किया था। DPS की अंडर 17 टीम ने स्वर्ण पदक जीता था, जबकि
जबकि युगांतर पब्लिक स्कूल की सीनियर टीम ने भी स्वर्ण पदक हासिल किया था। इन खिलाड़ियों और उनके कोचों को स्कूल प्रबंधन और अधिकारियों ने बधाई दी है, साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं भी दी है। विश्व स्कूल बास्केटबॉल प्रतियोगिता ज़्लातिबोर सर्बिया में आयोजित है, जिसके लिए आज भारतीय स्कूल टीम रवाना हो रही है और इस प्रतियोगिता में पूरे देश भर से 12 लड़के और 12 लड़कियों का चयन हुआ है। उनके साथ कोच, मैनेजर, असिस्टेंट कोच, रेफरीज ऐसे करके कुल 31 लोगों का दल भाग लेने जा रहा है। और राजनांदगांव के लिए ये गर्व का विषय है कि 6 बच्चे अपने सेंटर से हैं और 1 लड़की दिव्या रंगारी महासमुंद से है। तो यानी इन 24 बच्चों में से 7 बच्चे जो छत्तीसगढ़ में नियमित अभ्यास करते हैं उनमें से हैं और 2 बालक युगांतर स्कूल में अभी पढ़ रहे हैं और खेलो इंडिया एकेडमी से रिलेटेड हैं और 2 बालिकाएं खेलो इंडिया एकेडमी DPS राजनांदगांव की है। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।